दोस्तों, आपका अपनी YouTube चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज आप लोगों के बीच बताने के लिए आए हैं कि ये सोनू सर हैं जो ऑनलाइन आर्ट्स पढ़ाते हैं। ऑनलाइन आर्ट्स पढ़ाते हैं, आप लोग जुड़िए। और इस बार जो है सर बता रहे थे कि मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, इस बार पूछने की संभावना है। आप लोग से आशा करते हैं, जरा समझ लीजिएगा। जो सर पूछने का इस बार संभावना रहेगा जरा बच्चे को बता दीजिएगा। एकदम परफेक्ट बता देंगे, एकदम बहुत अच्छे तरह से। दिक्कत नहीं ना होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। जो नए बच्चे हैं जो 26 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जानते हैं सर, एक दिन हम जा रहे थे रास्ते से, हाँ, उसके बाद तो रास्ते से जा रहे थे ना, तो बहुत सारे लड़के लोग पढ़ने के लिए जा रही थी, तो पिछुआ से हमको धक्का मार दी। अच्छा। जब धक्का मार दी ना तो हमको लगा भाई क्या है, तो हम गिर गए। तो उसके बाद उठ के देखे पीछे में, तो हमको कहता अंधरा तुमको सोचता पकता नहीं है। तो हम बोले दीदी जरा घंटी काहे नहीं दे देती है, तो हम साइड हो जाते हैं। और तो बोलती है कि घंटी यदि तोरे दे दबो तो हम बजेबे कोची। बहुत जबरदस्त बड़ा बात बोले जी। ऐसे बोली कि घंटी दे देबो तो बजेबे कोची हम। तो हम बोले ठीक है दीदी सॉरी। तो हम आराम से निकल पड़े, तो अपने काम से जा रहे थे, लेकिन सुन लिए। हाँ, इस पर एक याद आ गया बचपन की। क्या क्या क्या? एक बार क्या हुआ कि जब पढ़ाई कर रहे थे तो अब मेरा गांव में जा रहे थे आगे, तो नया उस समय 2012 में नया सबको साइकिल मिला था। नीतीश कुमार जो योजना चलाया था उसमें, तो क्या देखे कि एक लड़की अभी जो साइकिल नहीं चलाने आ रहा था, तो वो जा रही थी चलेले, तो क्या किया, एगो बूढ़ा के जाके धोतिया मार दिया। अच्छा ठीक है, समझे ना? तो बूढ़वा कहता है कि बच्चा तोर गलती ना आए हो। तो बोले कि, तो बोले लिए है बाबा तो कर गलती नहीं है तो क्या कर गलती है? हाँ। तो बोले ने कि ये सब नीतीश कुमार के नहीं तो ये साइकिलवा देते हैं, नहीं तो ये हमरा मारते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात बता दी, नीतीश कुमार का गलती है। हाँ। अच्छा, कहने का मतलब हम कोई चीज यूज कर रहे हैं तो वो जो बनाया उसका गलती है, नहीं यानी मेरा गलती नहीं है। यानी कि वो बूढ़ा बाबा हमको बोले कि नीतीश कुमार की गलती है। अच्छा ठीक है, पढ़ाइए बच्चे को, बीच में ज्यादा तो कुछ नहीं है। हाँ बच्चे, आप लोग जो है ना बच्चे को बता देना है कि गमले में फूल है दरवाजे पे सजा देना। गमले में फूल है दरवाजे पे सजा देना। यदि आपके सर का कोई नाम पूछे तो पवन सर बता देना। ठीक है? ठीक है मेरे भाइयों एवं बहनों, ठीक है आप पढ़ाइए सर, इसे पढ़ाना है। लेटर कर दीजिए। चलिए शुरू, चलिए। आज फिर से आपके हिस्ट्री क्लास में आपका फिर से स्वागत है, और ये आपका सेकेंड पार्ट होगा। कल हमने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट। अगर कोई बच्चे वीडियो को नहीं देखे हैं हमारे पहली वीडियो को, तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और फिर से आज से मैं फिर से शुरुआत करने जा रहा हूं आपकी ये सेकेंड पार्ट के साथ। चलिए मैं आता हूं यहाँ पर, बोर्ड पर आने की कोशिश करता हूं। इससे पहले कुछ लेक्चर हम दे देता हूं। सबसे पहली बात है कि वहां पर क्या हुआ कि पूरे यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रहा था, और पूरी तरह से नेपोलियन ने क्या किया कि पूरे यूरोप पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा था। और इस वर्चस्व में तो शुरुआत करते हैं, क्या किए हैं कि सबसे पहली बात है कि नेपोलियन ने जैसे ही रूस पर अटैक करता है, अब रूस पर अटैक करने के बाद में उधर से ब्रिटेन को ऐसा लगता है कि अब नेपोलियन जो है कि आज उस पर अटैक किया है तो कल हम पर भी अटैक करेगा। इस तरह से जो तहलका मचने लगा, उस तरह से तहलका में ऑस्ट्रेलिया भी सोचा कि काहे हमको भी जो है कि अटैक कर सकता है, और उसने रूस को मदद करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया। अब जो है कि सब मिलकर कह सकते हैं कि नेपोलियन को सब मिलकर, जैसे कि इसमें ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिलके क्या किया, ब्रिटेन और रूस और पर्सा और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी इसी में था। उसमें क्या होता है
कि इसमें वाटरलू एक जगह का नाम है। उस वाटरलू के युद्ध में जो है कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन को बुरी तरह से पराजित करता है। इस पराजित के बाद में अब जो है कि नेपोलियन को क्या करना पड़ता है? सबसे पहला बात है कि नेपोलियन हार जाता है और इधर से दूसरी तरफ से क्या होता है कि दूसरी तरफ जो है कि ब्रिटेन, रूस और पर्सा और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है कि जीत जाता है। अब इस जीत जाने के बाद में 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी होता है। वियना में, यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहां पर? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन होता है, एक समझौता होता है। उस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर कर रहा था। यानी कि कह सकते जिस तरह से हमारे देश का अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हुआ करता है, उस समय में ऑस्ट्रिया में चांसलर हुआ करता था। बता दें कि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसे महाशक्ति साथ में था। अब आते हैं कि मेटरनिक जिस तरह से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को पनपाया था नेपोलियन, उस राष्ट्रवाद की भावना को क्या करना था? इसका पहला उद्देश्य कि समाप्त करना था। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आपको जवाब, इसको क्वेश्चन बनता है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। सबसे पहली बात है, मेटरनिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? जो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना पनपा था, उस राष्ट्रवाद की भावना को फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना ही मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। सबसे पहली बात है कि यहां पर देखिए कि पूरे यूरोप में जो गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापन करना ही मेटरनिक का उद्देश्य था, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। बच्चों आप लोग देख सकिए, इसमें जो बहुत ज्यादा ये VVI सवाल है, आप इसके एग्जाम में जो आने वाला एग्जाम है, उस एग्जाम में ये पूछने की संभावना बनता है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा अगर नहीं देखे तो उसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में आपको बढ़ते हैं आगे। अगला में कहते हैं उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में क्या होता है कि वियना सम्मेलन के बाद यूरोप में नेपोलियन का अंत हो जाता है। नेपोलियन का क्या होता है? समाप्त हो जाता है। नेपोलियन का यह अंत हो जाता है और वहां पर मेटरनिक युग कायम करता है। वियना सम्मेलन के बाद में नेपोलियन जो पूरी तरह से फ्रांस में तहलका उथल पुथल मचाया था, उस उथल पुथल को मचाने के बाद में उसको समाप्त करके मेटरनिक ने अपनी व्यवस्था को लागू करता है और मेटरनिक ने फिर से पुरानी व्यवस्था को कायम करता है और मेटरनिक युग प्रारंभ हो जाता है। कौन युग प्रारंभ होता है? मेटरनिक युग प्रारंभ होता है। उसके बाद में मेटरनिक ने इटली को कई भागों में बांट दिया। उस पर अपने अधिकार पाने के लिए, मतलब उस पर वर्चस्व बनाने के लिए इटली को कई भागों में बांट दिया और जितने भी राज्य जीता था नेपोलियन, वो सब आपस में ही सब लोग बांट लिया था। अब कह सकते हैं कि सबसे पहला एक राज्य था इटली का सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स ये जो प्रदेश था उसको बुर्बो राजवंश से सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। सम्राट किसको? फर्डिनेंड को दे दिया गया। अब क्या होता है? पहले जो था, दूसरा जो किया गया कि रोम, जो कि इटली की राजधानी रोम है, रोम और उसके आसपास के क्षेत्रों को कह सकते हैं कि पोप को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? पोप को सौंप दिया। किसको? पोप को सौंप दिया। पोप को क्या होता था? तो ये धर्म गुरु होता था, जो कि इटली के बीचों बीच में रोम पड़ता है और इस पोप को क्या किया गया? इसको सौंप दिया गया। कहते इटली की राजधानी पोप को, इटली की राजधानी के आसपास के क्षेत्र को सारा का सारा किसको दे दिया गया? पोप को दे दिया गया। चलिए इसके बाद में अगला क्या हुआ कि लोमार्डी एवं वेनेशिया जैसा प्रांत को ऑस्ट्रिया ने के प्रभुत्व में आ गया। अतनी की कह सकते हैं यहाँ के जो लोमार्डी और नेपल्स जैसे प्रदेश है, इस प्रदेश पर ऑस्ट्रिया का
प्रभुत्व कायम हो जाता है। उसके बाद में एक जगह है परमा, मोडेना और टस्की के प्रांतों को हैबस वर्ग के राजवंश को दे दिया, हैबस वर्ग के राजवंश को दे दिया। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अगला कहते हैं उसके बाद में क्या होता है कि नेपोलियन ने जर्मनी को क्या किया था उस समय कि 300 जो छोटे बड़े टुकड़ों में बटा हुआ था जर्मनी, उस जर्मनी को पर जाके अटैक करके मात्र 39 टुकड़ों में बांटा था और यहीं पर जर्मन राइन की राज्य का निर्माण किया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो आपका उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। कह सकते हैं कि 2025 के जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा VVI ऑब्जेक्टिव के रूप में 1 नंबर की क्वेश्चन आपका यहां पर बनेगा। आपको इस क्वेश्चन को जवाब देना है कि कहे आपसे सवाल पूछेगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब क्या किया, ये जो टुकड़ों में बांट देता है उसके बाद में फ्रांस में बुर्बो राजवंश पुनर्स्थापित करता है। फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश आता है। अब बुर्बो राजवंश के राजा लुई 18वां को लाता है। लुई 16वां जो समाप्त होने के बाद में कौन आता है, लुई 18वां आता है। इसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को, जो राष्ट्रवाद की भावना पनपा था, इस भावना को बहुत सारी चेंजिंग हुआ था, इसको फिर से जनता पर थोपने का काम नहीं करता है। अगर ये जनता पर काम थोपने का काम करता तो फिर से जनता इसके ऊपर खड़ा हो जाता और फिर से इसको भी लुई 16वां के जैसा पकड़ के बंदी बनाकर फांसी दे सकता था। इसीलिए इसने भापा, इसने समझा और जो बदली हुई परिस्थिति था उस परिस्थितियों को जो है कि पुरानी व्यवस्था को इस जो है कि फ्रांस में जनता पर थोपने का काम नहीं करता है। उसके बाद में इन्होंने सम्राट के से नागरिक कहते हैं, इन्होंने समान नागरिक संहिता जैसे एक कानून लागू करता है। आपसे सवाल पूछेगा कि समान नागरिक संहिता लागू किसने किया, तो आपको बता दे लुई 18वां। किसने किया, तो लुई 18वां ने किया था। समान नागरिक संहिता किसने लागू किया, तो लुई 18वां ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सिलेक्शन कहते हैं कि फ्रांस, अब आगे कहता है कि फ्रांस में जो 2 जून 1814 ईस्वी में फ्रांस ने संवैधानिक घोषणा पत्र जो है कि जारी किया और यही घोषणा पत्र 1848 ईस्वी तक चलता रहा। इसी के अनुसार से पूरा फ्रांस का चलता रहा। कहानी आगे बढ़ता है कि उसके बाद में लुई 18वां के बाद लुई 18वां की मृत्यु हो जाता है। लुई 18वां के बाद में यहां पर एक नया राजा बनता है जिसका नाम है चार्ल्स दशम। इन्होंने बड़ा क्रूरवादी और प्रतिक्रियावादी शासक था। ये जो शासक था ये पुरानी व्यवस्था को लाना चाहता था और जो अमीर वर्ग था उन सभी को विशेषाधिकार दे देता था और इस विशेषाधिकार के कारण ही चार्ल्स दशम ने के समय में 1830 ईस्वी में फिर से एक क्रांति उत्पन्न होता है और ये इस क्रांति का नाम देता है जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति, जो कि कल हम लोग पढ़ेंगे जुलाई 1830 की क्रांति। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। आज जो है कि हमारा क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगला क्लास हम कल चलेंगे और कल का टॉपिक होगा जुलाई 1830 की क्रांति। कल का टॉपिक होगा जुलाई 1830 की क्रांति। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। आज देखिए कम जो है कि छोटा वीडियो हम बनाए हैं और जो है कि इसी तरह से आपका छोटा छोटा वीडियो हम आपको डालते रहेंगे। इतना बहुत ज्यादा है, आप इसको याद करिएगा घर पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।